नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट की, जिसका आज है भाग 18। इसमें हम हिंदी के महत्वपूर्ण सवालों की यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है आज की वीडियो का, वह है मुक्का मुक्की में कौन सा समास होगा। तो मुक्का मुक्की, देखिए समास की बात करें तो यूकेपीएससी में एक सवाल यहाँ से ज़रूर बनता है समास से। यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में तो है नहीं, पर हाँ यूकेपीएससी द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कराई जाएंगी उसमें समास ज़रूर ही पूछेगा। तो मुक्का मुक्की जो शब्द है, इसमें होगा हमारा द्वंद्व समास। अब समझ लेते हैं कि समास होता क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। ठीक है, कोई शब्द है उसको क्या करना, बड़ा करना या उसको संक्षिप्त करना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। और समास के प्रकार की बात करें तो समास होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, 6 प्रकार के क्या होते हैं, समास होते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा द्वंद्व समास। पहले हम ऑप्शन से ही जान लेते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है कि पहला पद भी क्या होगा, प्रधान होगा, और इसके बाद जो दूसरा शब्द बनेगा वह भी क्या होगा, प्रधान होगा। तो इस तरीके से दोनों शब्दों में क्या आ जाता है, टकराव आ जाता है। द्वंद्व का मतलब होता है टकराव। ठीक है, इसका मतलब होता है, द्वंद्व का मतलब होता है टकराव। यानी कि दो शब्दों के बीच में अगर दोनों शब्द प्रधान हैं तो उसमें एक टकराव जैसा होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो जो हमारे पास मुक्का मुक्की है, दोनों ही शब्द क्या हैं, हमारे यहाँ पे प्रधान है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। और दूसरी इसकी एक पहचानने की ट्रिक है। ठीक है, वह ट्रिक क्या है हमारी, कि जो हमारा द्वंद्व समास होता है उसमें हमेशा से ही क्या लगे रहता है, योजक चिन्ह। इस तरीके का चिन्ह आप दो शब्दों के बीच में देखेंगे तो वहाँ पे आप आंख बंद करके उसको द्वंद्व समास लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो अन्य शब्द होते हैं और का प्रयोग किया होगा, जैसे दिन और रात। ठीक है, दिन भी अपने आप में प्रधान है और रात शब्द भी अपने आप में क्या है, प्रधान है। और ऐसे ही या, ठीक है, भाई या बहन। ठीक, भाई शब्द भी अपने आप में प्रधान और बहन भी प्रधान। फिर ऐसे ही अथवा और एवं, ये शब्द जहाँ पे भी लगे होंगे वो क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास होगा। फिर बात करें हमारे बहुव्रीहि समास की, तो बहुव्रीहि समास हमारा होता है जिसमें हम वास्तविक अर्थ ना लेके कोई प्रचलित अर्थ लेंगे। वास्तविक अर्थ तो नहीं लेंगे, ठीक है, किसी शब्द का, उसका क्या लेंगे हम, कोई प्रचलित अर्थ लेंगे। ठीक है, ऐसा शब्द जिसमें किसी भी शब्द का वास्तविक अर्थ ना लेके उसका प्रचलित अर्थ लिया जाए, उसी को कहते हैं बहुव्रीहि समास। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे मैं कहूँ मक्खी चूस। ठीक है, अब मक्खी चूस यहाँ पे मेरे पास शब्द है, तो इसको मैं अगर तोड़ूं या संक्षिप्त करूं तो ये क्या हो जाएगा, मक्खी को चूसने वाला, यही तो अर्थ मिलेगा इसका। ठीक है, पर हम इसका अर्थ ये ना लेके क्या लेंगे, हम इसका अर्थ कंजूस। ठीक है, हमने क्या इसका वास्तविक अर्थ ना लेके कौन सा लिया, जो एक वर्तमान या बहुत समय से चल रहा है प्रचलित अर्थ, वो लिया। तो क्या लिया हमने, कंजूस। तो उसको कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। फिर ऐसे ही होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला पद क्या होगा, हमारा गौड़ होगा। ठीक है, और दूसरा पद हमारा क्या होगा, मुख्य होगा। ठीक है, पहला पद गौड़ और दूसरा पद हमारा क्या होगा, मुख्य होगा। ठीक है, और इसको पहचानने की सामान्य सी ट्रिक है कि तत्पुरुष समास वह समास है जिसको तोड़ने पर उसके बीच में कारक चिन्ह मिलेंगे, हमेशा ही मिलेंगे, अवश्य रूप से मिलेंगे तत्पुरुष समास को तोड़ने पर। ठीक है,
तोड़ने पर उसमें कारक चिन्ह मिलेंगे। और कारक चिन्ह हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, जिसमें से हमारा कर्ता और लास्ट संबोधन कारक को छोड़ के हर प्रकार के कारक कहाँ? तत्पुरुष में मिलेंगे। 6 प्रकार के जो कारक चिन्ह है वह कर्म का हो गया, ठीक है, अधिकरण का में, और हमारा संबोधन का नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्म का होगा, करण का होगा, संप्रदान का होगा, अपादान का होगा, ठीक है, और संबंध का होगा। 6 प्रकार के, जहाँ पे भी तोड़ने पर ये 6 प्रकार के कारक मिलेंगे वो क्या होगा? हमारा तत्पुरुष कारक होगा। जिसका पहला पद क्या हो? विशेषण, और दूसरा पद हो विशेष्य, उसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, पहला पद क्या बताए? दूसरे पद की विशेषता बताए, इतना सिंपली आप जान लो। उसको क्या कहेंगे? हम कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे मैं कहूँ भूरा भालू, ठीक है, अब इसमें भूरा शब्द क्या है? भालू की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया? विशेषण, और भालू शब्द क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? हम कर्मधारय समास कहेंगे। फिर होता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, उसको क्या कहते हैं? हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे मैं कहूँ त्रिपथ, ठीक है, अब त्रिपथ में देखिए पहला शब्द क्या है? हमारा संख्यावाचक है, ठीक है, यानी कि 3 शब्द का क्या किया है? उपयोग किया गया है, ठीक है, 3 रास्ते इसका क्या होगा? अर्थ होगा। तो 3 जहाँ पे भी हमारा पहला जो शब्द है वह संख्यावाचक आएगा तो वह क्या होगा? हमारा द्विगु समास होगा। फिर ऐसे ही अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो, उसको क्या कहते हैं? हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रति दिन, अब इसमें जो प्रति शब्द है ये क्या है? अव्यय है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे समास है इसकी पूरी वीडियो चैनल पे है, आप वहाँ पे जाके समास का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख सकते हैं। फिर है अगला जो सवाल है वह जौ का उच्चारण स्थान बताइए। तो देखिए जो उच्चारण स्थान होते हैं वह वर्ग के हिसाब से होते हैं। स्पर्शी व्यंजन में क वर्ग का होता है हमारा कंठ, च वर्ग का होता है हमारा तालु, ट वर्ग का होता है हमारा मूर्धन्य, त वर्ग का होता है हमारा दंत, और प वर्ग का होता है हमारा ओष्ठ, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है जौ, तो जौ में हम देखेंगे किस में आता है? चौ, छ, जौ, जौ, झ, ठीक है। तो जौ वर्ग आता है हमारा चौ वर्ग के अंतर्गत, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? हमारा तालु। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन कौन सा है? देखिए हमसे अघोष पूछा है। अब अघोष और सघोष होते क्या हैं? सबसे पहले समझ लेते हैं हम। सघोष क्या होते हैं? ऐसे स्वर, ठीक है, या ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में स्वर तंत्र में क्या हो? कंपन उत्पन्न हो, उसको कहा जाता है सघोष ध्वनि, ठीक है। अब सघोष होते कौन कौन से हैं? हमारे जितने भी हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं उसके तीसरे, चौथे, पांचवे और सभी स्वर, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग और सभी प्रकार के स्वर य, र, ल, व और इसी के साथ एक ऊष्म व्यंजन का ह, ये क्या है? हमारे सघोष हैं, ठीक है। अब बात करें हम इसी के साथ अघोष की, ठीक है। तो अब अघोष में इसमें सीधी सी बात है 3, 4, 5 हमारा क्या है? सघोष है। तो पहला स्पर्शी व्यंजन का और दूसरा वर्ग क्या होगा? सघोष होगा। और इसी के साथ हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए सभी कौन से? संयुक्त व्यंजन। और इस हमारे ऊष्म व्यंजन के श, स और ह, ये हमारे कहाँ आ जाएंगे? सॉरी, ह हमारा क्या है? अघोष है। कौन सा स्व? पेट कटा स्व, ठीक है। ये तीनों ऊष्म व्यंजन क्या हो जाएंगे? हमारे अघोष व्यंजन हो जाएंगे। अब इसमें देखेंगे हम हमारा कि अघोष कौन सा है। देखिए सौ क्या है हमारा? यहाँ पे मैंने बताया था कि सौ क्या है?
अघोष है, तो स्व व्यंजन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। फिर है कष्ट से संपन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसका जो अर्थ होता है कष्ट के लिए, कष्ट से संपन्न होने वाला, उसके लिए आता है हमारा कष्ट साध्य, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डींगे हाँकना या डींग हाँकना। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। असी का पर्यायवाची बताइए। तो असी का जो पर्यायवाची होता है वह होता है हमारा तलवार। ठीक है, असी तलवार, कृपाण, असी के जो तलवार के अन्य होते हैं, असी, कृपाण, ठीक है, करवाल, चंद्रहास, ये सब क्या हैं, हमारे असी के पर्यायवाची हैं या फिर तलवार के पर्यायवाची हैं। वही बात करें तीर के, तो तीर के जो हमारे पर्यायवाची होते हैं वह होते हैं वाण, सर, धनुष, धनु, असनी, ये क्या हैं, हमारे तीर के हैं। फिर ऐसे ही हमारे कोदंड जो है यह किसका है, हमारा धनुष का। ठीक है, कोदंड किसका पर्यायवाची है, धनुष का। धनुष के जो पर्यायवाची होते हैं वह होते हैं हमारे कोदंड, धनु, कमान, ये सब क्या है, हमारा धनुष के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही घट है, घट हमारा किसका है, घड़े का। ठीक है, घड़े का क्या है, पर्यायवाची है। जैसे घड़ा, कलश, कुंभ, निप, ठीक है, घट, ये सब क्या है, हमारे घड़े के पर्यायवाची हैं। तो सातवें का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तलवार। फिर है रवि दूध पी रहा है मैं, कौन सा कारक है। तो यहाँ पे हमने कारक बताना है। सबसे पहला ऑप्शन का कारक ही लिख दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा कर्ता कारक, पहला ऑप्शन। दूसरा है हमारा करण कारक, तीसरा कर्म कारक और चौथा संबंध कारक। देखिए जो संबंध है इसका चिन्ह होते हैं क्या, काके की, रारेरी, तो ये हमारा ऑप्शन पहले ही नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारा करण कारक है, करण में भी से का उपयोग होता है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अब हमें फाइंड करना है कि कर्ता और कर्म में से कौन सा होगा। तो पहले समझ लेते हैं हम कर्ता कारक को। ठीक है, कर्ता कारक में कर्ता ने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और वही बात करें हम, इसमें अन्य जहाँ पे हमारे लोप हो जाते हैं, अगर कोई अकर्मक क्रिया है, ठीक है, तब भी क्या हो जाता है, हमारे ने का लोप हो जाता है। सकर्मक क्रिया में भी क्या हो जाता है, ने का लोप हो जाता है। वहीं पे अगर सकर्मक क्रिया क्या हो, वर्तमान या फिर भविष्य काल में हो रही हो, तब भी क्या होता है, हमारा ने का लोप हो जाता है और वहाँ पे क्या होता है, हमारा कर्ता कारक होता है। ऐसे ही जो हमारा कर्म कारक है, इसमें अचेतन और निर्जीव, अचेतन और निर्जीव जब वस्तु आती है, ठीक है, कर्म में, तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, कर्म का चिन्ह को का लोप हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे, क्योंकि रवि दूध पी रहा है मैं, कोई भी कारक चिन्ह नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या है। इसमें एक चीज़ है कि इसमें क्या है, हमारा ये जो क्रिया है ये कैसी है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा कर्म विद्यमान है। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया मैंने बताया कि अगर वर्तमान या भविष्य में चल रही होगी तो किसका लोप हो जाता है, कर्ता कारक का लोप हो जाता है। तो जो सकर्मक क्रिया है वह कभी, अभी जो रवि दूध पी रहा है मैं, किस में संपन्न हो रही है, वर्तमान में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा किस चिन्ह का लोप हो रखा है, ने चिन्ह का लोप हुआ है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कारक, कर्ता कारक, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है, यानी कि कर्ता कारक इसमें क्या होगा, कर्ता कारक होगा। अगला सवाल है, कृष का विलोम शब्द होगा। तो कृष का विलोम शब्द जो होता है वह होता है हष्ट पुष्ट, यानी कि ए ऑप्शन क्या है, सही है। जैसे बलिष्ठ है, बलिष्ठ जो है निर्बल का, ठीक है, निर्बल का क्या है, ये विलोम है। ऐसे ही हमारा स्थूल है, स्थूल सूक्ष्म का विलोम है।
ठीक है। और सशक्त जो है, अशक्त का क्या है, विलोम है, ठीक। फिर है नीरजा, किसकी रचना है, तो नीरजा जो रचना है वह है हमारा महादेवी वर्मा की। और ये इसी के साथ इनकी जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, यामा, निहार, ठीक है, रश्मि, नीरजा, सांदीगीत, ये सब इनकी क्या हैं, रचनाएं हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।